बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इम्तिहानी मश्क नंबर 3 का सवाल नंबर 4 चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक के जो है फंक्शंस देखे थे। अब हमने देखना है सेंट्रल बैंक, मरकज़ी बैंक जो है वो क्या-क्या करता है और क्या होता है। सेंट्रल बैंक इज़ द चीफ ऑफ ऑल बैंक्स, ठीक है? तो जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह से लोगों के अकाउंट्स, पब्लिक के अकाउंट्स जो हैं बैंक में जाके अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ पैसा रखते हैं, इसी तरह से तमाम बैंक जो हैं उन सब का सेंट्रल बैंक में अकाउंट होता है, ठीक है ना? और वो सारा पैसा इनका वहाँ होता है और वहीं से ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं, ठीक है ना? ये बैंकर्स बैंक कहलाता है सेंट्रल बैंक। जैसे हमारा सेंट्रल बैंक जो है यहाँ का, वो स्टेट बैंक कहलाता है। अमेरिका का जो है वो फेडरल रिजर्व है। तो नाम इनके मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हैं, लेकिन हैं ये सारे सेंट्रल बैंक, जो कि तमाम बैंकों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, द सेंट्रल बैंक इज द चीफ ऑफ बैंक। इट कंट्रोल्स द होल बैंकिंग सिस्टम एंड रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन द कंट्री। दरअसल स्टेट बैंक का काम क्या है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, यानी स्टॉक ऑफ मनी जो है, क्योंकि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ मनी, यानी सोसाइटी के अंदर कितना पैसा है उसको कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि अगर पैसा बढ़ जाएगा, है ना, और प्रोडक्शन होगी नहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी और फिर मसाइल पैदा होंगे। तो कितना पैसा होना चाहिए, कितना स्टॉक ऑफ मनी होनी चाहिए, ये सारा काम इस सेंट्रल बैंक के करने का। उसके लिए वो क्या करता है, वो आपने देखा होगा कि वो इंटरेस्ट के रेट बढ़ाता रहता है, कम करता रहता है ना? जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो बढ़ा देता है, ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट का रेट हो तो लोग लोन ज़्यादा ना लें, पैसा ज़्यादा मज़ीद ना आए और मज़ीद महंगाई ना बढ़े, है ना? तो इस तरह से ये जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी का कंट्रोलर जो है वो स्टेट बैंक है, मरकज़ी बैंक है किसी भी मुल्क का। इट डज इस डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक। ये पब्लिक से डील नहीं करता। पब्लिक से कौन सा डील करते हैं? हमारे कमर्शियल बैंक करते हैं, एमसीबी, हबीब बैंक वगैरह वगैरह। इट नादर रिसीव डिपॉजिट्स नॉर एडवांसेस लोन्स। ये पता नहीं। द सेंट्रल बैंक इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स एंड द स्टेट। एक तो बैंकर ऑफ बैंक है, बैंकों का बैंक है ना? बैंक्स के यहाँ सारे अकाउंट होते हैं, सारे फाइनेंशियल मामला जो है वो यहाँ सेंट्रल बैंक ही इनकी तय करता है। और स्टेट का भी बैंक है ये, स्टेट का भी, यानी रियासत का भी यही बैंक है, मुल्क का भी यही बैंक होता है। यानी ये स्टेट के जितने भी काम हैं, अकाउंट्स हैं, वो वो सारे कहाँ होते हैं? स्टेट बैंक में ही होते हैं। मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के अदारे, उन सब के अकाउंट कहाँ होंगे? वो स्टेट बैंक में होंगे। और वहीं फिर जो उनका बजट आता है, पैसा आता है, फिर वहाँ से वो चेक, स्टेट बैंक का चेक इशू करके वहाँ से वो अपने पैसे निकलवाते हैं, यूज़ करते हैं, है ना? इट इंजॉयज अ मोनोपोली विद रिगार्ड टू इशूइंग पेपर करेंसी। पेपर करेंसी, ये जो 10, 100, 1000, 5000 जो भी ये नोट हैं, ये इसकी मोनोपोली किसके पास है? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ही इशू कर सकता है, बस। कोई कमर्शियल बैंक नहीं करता ये। बैंक क्या करते हैं? बैंक क्रेडिट मनी क्रिएट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर वही होती है। इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द मनी मार्केट एंड सीक्स टू इंश्योर द कंट्रीज इकोनॉमी। ये मनी मार्केट को देखता है, यानी आपकी मनी की कंट्रोल करता है। स्टेबिलिटी इन द फेस ऑफ इकोनॉमी, यानी जो भी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से फिर जो भी कोई अपनी पॉलिसी बनाता है और मनी को कंट्रोल करता है। असल में काम यही है कि मॉनेटरी कंट्रोल है स्टेट बैंक का काम। और फिर बैंकर्स बैंक है, तमाम बैंकों के थ्रू ही ज़रा कंट्रोल करता है, उसके रूल्स के रेगुलेशन के तहत ही सारे बैंक काम करते हैं। It should be noted here that with the accession of the central bank, the functions of other kinds of bank overlap in many respects. यानी जो मुख्तलिफ जितने भी बैंक हैं, एग्रीकल्चर बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, है ना, जितने भी बैंक हैं, इनके फंक्शन मिलते जुलते ही हैं, ठीक है ना? सवाए सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का एक अलग ही फंक्शन है, ठीक है? वो तो सिर्फ बैंकों को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, मनी को कंट्रोल करता है। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंक, मरकज़ी बैंक का अर्थ का, यानी मरकज़ी बैंक किस तरह से आए वजूद में? अप टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 1890s में भी जो है ये सेंट्रल बैंक नहीं था। देयर वाज नॉट अ सिंगल सेंट्रल बैंक इन एनी कंट्री। पूरी दुनिया में कहीं थे ही नहीं। 19th सेंचुरी के आखिर तक, 1890s में भी कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, द गवर्नमेंट यूज टू ऑथराइज अ बैंक। गवर्नमेंट फिर क्या करती थी? किसी भी बैंक एक को ऑथराइज कर देती थी, ताकि वो जो भी थे फंक्शन सेंट्रल बैंक के, वो फिर जो सेंट्रल बैंक के फंक्शन थे, कोई किसी बैंक को गवर्नमेंट ऑथराइज कर देती थी तो वही काम फिर वो करता था जो सेंट्रल बैंक करता है। लेकिन फिर बाद में सेंट्रल बैंक बन गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बैंक इंक्रीज इनॉर्मसली, बिकॉज देयर वाज अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट सच अ बैंक कुड हेल्प टू कंट्रोल द साइक्लिक फ्लक्चुएशंस बाय इट्स कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई। वही बात का असल काम क्या है सेंट्रल बैंक का? कि मनी
को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। पैसा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बताया मैंने आपसे, जैसे अगर प्रोडक्शन नहीं होगी उस हिसाब से, पैसा अगर ज़्यादा आ गया, मार्केट स्टॉक ऑफ मनी ज़्यादा हो गई तो ज़रा पैसा ज़्यादा होगा, चीज़ें कम होंगी तो क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा बहुत, जैसे आजकल वो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है ना, तो कितने मसाइल हो जाते हैं, ज़रा आपका पैसे नहीं हुआ कुछ लेने के लिए, वो मसाइल होंगे। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम के बाद, दिस बैंक प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। अब ये जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है, फिर ये सेंट्रल बैंक के थ्रू फिर ये कहानियाँ शुरू हुई ना। हर बैंक, हर जो मुल्क का जो था एक सेंट्रल बैंक था, फिर इन्हीं के आपस में जो है वो इंटरलिंक हो गए, और इसी तरह से आपस में इनकी सारी जो है ट्रांजेक्शन भी होती हैं। रिस्क बैंक ऑफ स्वीडन ये पहला बैंक था। रिस्क बैंक ऑफ स्वीडन वाज द फर्स्ट टू कम इन एग्जिस्टेंस, और बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एज अ सेंट्रल बैंक। और सबसे पहला बैंक जिसने एज अ सेंट्रल बैंक फंक्शन किया वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड। फिर जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इन सब ने भी कर दी, और अब तो हर मुल्क में ही सेंट्रल बैंक है। एट दी ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस 1920 में जो ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, द लीग ऑफ नेशन डिसाइडेड एट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड हैव सेंट्रल बैंक। 1920 में ये डिसाइड हो गया था कि हर जो है वो मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, जैसे हमारा सेंट्रल जो है स्टेट बैंक है, और अमेरिका का फेडरल रिजर्व के नाम से, और दूसरों के दूसरे नाम भी हैं। इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, ताकि इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, सारा कुछ होता है, तो वो बिल्कुल स्टेबल हो और उसमें कोई डाउट ना हो, है ना। कंसिडरली ऑल कंट्रीज नो हैव अ सेंट्रल बैंक, अब हर एक का एक सेंट्रल बैंक है हर मुल्क का। द फंक्शंस ऑफ आ सेंट्रल बैंक, मरकज़ी बैंक के वज़ाइफ, यानी मरकज़ी बैंक क्या क्या करता है। नोट इशूइंग एजेंसी, नोटों के इजरा की एजेंसी। मैं पहले ही बताया कि इसमें मोनोपोली है, कोई कमर्शियल बैंक जो है नोट इशू नहीं कर सकता। 10, 20 हज़ार, 100, 5,000 जितने भी नोट्स हैं, सब के सब कौन करता है इशू, कौन प्रिंट करता है, वो करवाता है, वो सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ही करता है। ठीक है। ड्यू टू सेंट्रल बैंक मोनोपोली ऑफ नोट इशू, इट हैज़ आल्सो बीन एम्पावर्ड टू कंट्रोल द लेवल ऑफ क्रेडिट क्रेशन, है ना। अब ये सारी पावर जो है नोटों के इशू करने की इसके पास है, तो इस तरह से ये क्या करता है, क्रेडिट को, पैसे को भी कंट्रोल करता है। ठीक है ना। देखता है कि क्या इकोनॉमी में क्या हिसाब है, उस हिसाब से फिर ये प्रिंटिंग करता है, और बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन हो तो फिर नहीं करता, है ना। दिस इज़ बिकॉज क्रेडिट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिपॉजिट ऑफ करेंसी विच लार्जली कंसिस्ट ऑफ पेपर मनी। दरअसल जो बैंक जो है वो बैंक पैसा तो नहीं, नोट तो नहीं प्रिंट करते, ये तो स्टेट बैंक ही करता है, इसी की मोनोपोली है। लेकिन बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट मनी क्रिएट करते हैं। मैंने पहले बताया आपको कि बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट मनी क्रिएट करते हैं, जो चेक के थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू जो सारा काम होता है। तो अगर ये, लेकिन ये नोट जो है इसकी बेस पे करते हैं, इसकी परसेंटेज होती है ना, कि इतना रिजर्व है वैसे तो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी, लेकिन उसकी बुनियाद ये नोट ही होते हैं, है ना। इस तरह से ये जो आपकी मनी कंट्रोल भी करता है ये स्टेट बैंक, क्योंकि वो एक ही इदारा है जिसके पास ये मोनोपोली है कि वो नोट इशू करे। अच्छा, फिर ये कुछ सिस्टम है, कहाँ किस तरह होते हैं। प्रिंसिपल्स फॉर इशूइंग नोट्स, एक सिस्टम है फिक्स्ड फिडुशियरी सिस्टम, साबित एतमादी निज़ाम। इस सिस्टम के अंदर ये होता है कि एक हद तक तो बगैर किसी सिक्योरिटी के जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो, देखा ना, बियॉन्ड दिस लिमिट इफ़ द सेंट्रल बैंक प्रिंट्स मोर करेंसी, यानी एक हद तक बगैर किसी गोल्ड की रिजर्व के, किसी सिक्योरिटी के, बैंक जो है वो नोट इशू कर देता है। और अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर बैंक को कुछ गोल्ड रखना पड़ता है और फिर नोट इशू करने पड़ते हैं। ये क्या निज़ाम है। फिर एक निज़ाम है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, महफूजात मुतनासबा का निज़ाम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कवर अ सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल करेंसी नोट्स बाय गोल्ड सिल्वर। इसमें ये होता है कि टोटल, यानी फर्स्ट किया कि जिस तरह से पाकिस्तान बता रहे हैं कि जी 33% इसके रिजर्व, यानी 33% जितने भी नोट्स हैं उसका 33% आपके पास गोल्ड या सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, बाकी ना भी हो तो यानी बाकी समझ लें कि 70% के करीब 67% वो बगैर सिक्योरिटी की इशू कर देगा इस सिस्टम के अंदर। एक लाता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, महफूजात मुतनासबा का निज़ाम, है ना। यानी कि एक कोई परसेंटेज जो है वो सेंट्रल बैंक बता दे, गवर्नमेंट कह देती है, तो उस हिसाब से फिर वो उतना परसेंट की सिक्योरिटी होगी, उतना परसेंट बैग के अंदर गोल्ड होगा या कोई सिक्योरिटी होगी, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे,
और बाकी जो है उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा, वो खाली नोट ही होंगे, है ना। द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी अ गवर्नमेंट रिजर्व्स टू कवर अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इट नोट इज नॉट यूज टू बैलेंस एक्सटर्नल पेमेंट। यानी वो अगर एक्सटर्नल जो अगर फॉरेन करेंसी अगर आपने रिजर्व कर ली है इस मसले के लिए, तो फिर आप उसको एक्सटर्नल पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह की बात है। अब आगे चलते हैं। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है ये, है ना। ये तो पहले ही बता दिया कि जिस तरह से लोगों के अकाउंट जो हैं वो कमर्शियल बैंक में होते हैं, इसी तरह से तमाम बैंकों के अकाउंट सेंट्रल बैंक में होते हैं, और जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं ये सारी की सारी जो है उन्हीं अकाउंट्स के थ्रू ही होती हैं। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तिजारती बैंकों के नकद महफूजात का महाफिज। अब कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड अंडर लॉ टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर कैश रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक। In our country, all scheduled banks deposit 5% of both of their time and demand deposit. अब यानी जितने भी बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं, डिमांड मीन्स के जो कभी भी निकाले जा सके, मैंने जैसा आपको बताया, जैसा करंट है, सेविंग अकाउंट है, और फिर फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वो टाइम डिपॉजिट्स हैं, तो टोटल जो भी बैंक के डिपॉजिट्स हैं उसका 5%, ठीक है, उसका 5% कहाँ कहाँ रखवाना पड़ता है, स्टेट बैंक में रखवाना पड़ता है ना। ये लॉ के तहत तो ये कहलाता है तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये जो कैश रिजर्व जो है कमर्शियल बैंक का, ये उसका कस्टोडियन है, ये उसको रखता है स्टेट बैंक, है ना। यानी जितने भी बैंक के डिपॉजिट्स हैं, डिमांड या टाइम डिपॉजिट्स, है ना, बोथ देयर टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स का 5% से कि वो जो है वहाँ बैंकों को वहाँ स्टेट बैंक में रखवाना पड़ता है, तो ये उसका मुहाफ़िज़ है, ठीक है ना, कस्टोडियन है उस कैश का। दिस कैश रिजर्व प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, अभी ये जो इसी हिसाब से जो ना ये मनी जो भी कंट्रोल होती है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, मुल्क के अंदर, तो ये रेट बढ़ भी सकता है, ताकि बैंकों से ज़्यादा पैसा ले लें तो वो ज़्यादा क्रेडिट ना क्रिएट कर सकें, है ना, ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, इस तरह से। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, बैंकों की आखिरी पनाह का। तो आपको पता है कि मैंने बताया था आपसे कि बैंक क्या करता है, बैंक क्रेडिट मनी क्रिएट करता है ना। वो हवाई मनी होती है, हवाई पैसा होता है, खाली वही पैसा नहीं होता कि जो लोग लिखवाते हैं और वही लोन देता है। लोन बैंक जो है उससे कहीं ज़्यादा के देता है। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, बैंकों की आखिरी पनाह का, यानी कि अगर बैंकों ने क्रेडिट मनी बहुत दे दी, बहुत लोन दे दिए, और जब पेमेंट के लिए लोग आ गए, चेक इशू हुए और पैसा उनके पास बचा नहीं, पैसा था ही नहीं, ख़त्म हो गया, क्योंकि वो उससे ज़्यादा के चेक इशू कर चुके हैं, वो उस क्रेडिट लोन दे चुके हैं, तो फिर बैंकों की आखिरी पनाह क्या है, सेंट्रल बैंक है। फिर वो कम सूद पे, यानी जिस सूद पे बैंकों ने आगे दिया होता है उससे कम सूद पे जो है वो सेंट्रल बैंक इन बैंकों को फिर पैसा देता है। तो इस तरह से ये कारोबार चलता है इनका। दारू तस्विया क्लियरिंग हाउस, ये जो जितने भी आप जो अपने चेक जमा कराते हैं, आपका बैंक किसी एक बैंक के अंदर आपका अकाउंट था, आपको किसी ने पेमेंट करनी थी, बी बैंक का उसने आपको चेक दे दिया, तो आपने वो बी बैंक का चेक अपने ए बैंक में जमा करा दिया, है ना, तो वो तो था तो बी बैंक का। तो इसी तरह से ये तमाम बैंक्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये फिर चेक्स जो हैं क्लियरिंग हाउस में जाते हैं, वहाँ सारे बैंक आए होते हैं, स्टेट बैंक के अंदर होता है ये क्लियरिंग हाउस, तो वहाँ फिर ये क्लियर होते हैं, है ना। वो जो चेक्स जो हैं आपने जो दिया है, आपका चेक वहाँ पहुँच जाएगा बी बैंक में, जो बी वाले ने ए को दिए हैं वो ए के पास आ जाएंगे, वो फिर रिस्पेक्टिव बैंक्स में पहुँच जाएंगे, ब्रांचेस में, और वहाँ डेबिट होकर वो फिर क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये फिर ये एज ए क्लियरिंग हाउस का भी काम करता है। यानी ये जो क्लियरिंग हाउस होता है ये स्टेट बैंक में होता है, वहाँ तमाम बैंक वाले जाते हैं डेली, और ये सारे चेक्स लेके वहाँ जमा होते हैं, और फिर एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, जो एक बैंक का दूसरे के पास चेक है उसको दे देता है कि भाई तुम जाके उसको क्लियर करो, फिर शाम में जो वो क्लियर होके वो फिर उसका क्रेडिट जो मिल जाता है मुख्तलिफ अकाउंट होल्डर्स को जो जो उन्होंने चेक जमा कराए होते हैं। तो ये दारू तस्वीर एज ए क्लियरिंग हाउस भी काम करता है सेंट्रल बैंक। और अब जो गांव देहात हैं जहाँ जहाँ आपका स्टेट बैंक नहीं है, तो वहाँ जो है वहाँ क्लियरिंग हाउस का काम जो है वो नेशनल बैंक करता है, ठीक है ना। अब हर जगह स्टेट बैंक तो नहीं है, गांव देहातों में और दूर दराज के जो इलाके हैं, तो वहाँ फिर ये क्लियरेंस का काम जो है, क्लियरिंग हाउस का जो काम है, ये जो चेक्स क्लियर होते हैं वो काम फिर वहाँ कौन करता है, नेशनल बैंक करता है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट का बैंक है।
बैंकर टू द स्टेट, हुकूमत का बैंक, है ना। यानी कि हुकूमत के जितने भी इदारे हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के अकाउंट क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक में होते हैं। वो फिर वो सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक जो है फिर उनको चेक बुक दे देता है हर इदारे को। फिर वो उसका जो भी हेड होता है और जो उसका पूरा सिस्टम है, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, जो भी हैं, जो उसके थर्ड सिग्नेटरीज हैं, वो साइन करते हैं और वहाँ से वो पैसा निकालते हैं और अपने अपने इदारों में फिर जहाँ इस्तेमाल करना होता है वो करते हैं। तो बैंकर टू दी स्टेट, हुकूमत का बैंक है ये। हुकूमत के जितने डिपार्टमेंट हैं उस सब के अकाउंट वहाँ होते हैं और फिर उनको पेमेंट्स, उनके सारा फाइनेंस वहीं से डील होता है। देखें उसके बाद क्या करता है ये सेंट्रल बैंक, क्या है, डिस्पर्सेस सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो पेंशनें आती हैं, जो सैलरीज होती हैं, ज़ाहिर है वो भी स्टेट बैंक के अकाउंट्स में ही होती हैं। ज़ाहिर है उन सारे इदारों, गवर्नमेंट के इदारों के अकाउंट भी स्टेट बैंक के पास होते हैं, फिर सैलरीज भी वहीं उन्हीं में से आती हैं। अच्छा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का जो कस्टोडियन है ये, है ना, पैसा ये अपने पास रखता है ये सारी फॉरेन करेंसी। इट इज़ आल्सो एन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। ये जो पब्लिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कर्जों, इस सारे मामलात में ये क्या करता है, गवर्नमेंट को जो है ये उसको मशावरत करता है, उसको एडवाइस करता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट कीप्स द गवर्नमेंट इन टच विद द ट्रेंड्स इन द कैपिटल एंड मनी मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट में क्या, मनी मार्केट और सरमाई के मार्केट में क्या चल रहा है, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी देता है गवर्नमेंट को ताकि वो सही कोई फैसले करें। द सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखिए हम पहले भी बात की थी कि जब उसको चाहिए होता है, अपना पैसा चाहिए होता है गवर्नमेंट को, तो क्या करती है, वो अपने ट्रेजरी बिल्स बेचती है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स बेचती है ना, और ये बैंक परचेज़ करते हैं। तो ये सेंट्रल बैंक, वो बॉन्ड्स किसके होते हैं, ये ट्रेजरी बिल्स और पीआई, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते तो गवर्नमेंट के, लेकिन करता कौन है ये, सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक ये काम करता है, ठीक है। इट गिव्स शॉर्ट टर्म लोन टू द गवर्नमेंट बाय डिस्काउंटिंग इट्स ट्रेजरी बिल्स। गवर्नमेंट को इवन के लोन देता है स्टेट बैंक, उनके ट्रेजरी बिल्स को डिस्काउंट करके, ठीक है ना। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक कैन हाउएवर बी रिवर्सन और इन्फ्लेशन ट्रेंड, देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल द गवर्नमेंट बोरिंग। और ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो स्टेट बैंक जो लोन देता है, तो ज़ाहिर से इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर आपकी प्रोडक्शन हो नहीं रही, चीज़ इंडस्ट्री लग नहीं रही और खाली पैसा ही आप डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हो और प्रिंट करके करके गवर्नमेंट के इदारों को दिए जा रहे हो, तो ज़ाहिर है जो इकोनॉमी के अंदर पैसा आ जाएगा बहुत ज़्यादा, और चीज़ें होंगी नहीं तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना, और मसाइल पैदा होंगे। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, बाजार ज़र का नाज़िम। असल में पहले भी बताया था कि मेन फंक्शन क्या है इसका, स्टेट बैंक का कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, पैसे मनी को कंट्रोल करना इसका काम है, ठीक है ना। द सेंट्रल बैंक इज़ अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिकॉज इट कंट्रोल्स दी क्रेडिट नेटवर्क एंड देयर बाय रेगुलेट्स द कंट्री मनी सप्लाई। वही बात है कि इसका असल काम क्या है, कि मनी को कंट्रोल करना। क्योंकि अगर पैसा ज़्यादा आएगा इकोनॉमी के अंदर, मुल्क के अंदर, और प्रोडक्शन होगी नहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ से कि आपकी प्राइसेस स्टेबल रहें, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ना बढ़ें, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो, क्या कितनी पैसा होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन करना और उसको फिर इंश्योर करना, ये फिर ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये इसका काम है बेसिक, ठीक है ना। फिर है वेरिएशन ऑफ द रिजर्व, निस्बत महफूज में रद्दबदल, वेरिएशन ऑफ द रिजर्व रेशो इन ऑर्डर टू बिकम अ शेड्यूल बैंक। अच्छा देखें, ये जितने भी कमर्शियल बैंक होता है ना, ये शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक जो होते हैं ये शेड्यूल्ड बैंक लाते हैं। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इट्स टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज विद द सेंट्रल बैंक। एक तो था वो कैश रिजर्व 5%, है ना, वो रखवाना होता था, उसका कस्टोडियन है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स का कस्टोडियन है कैश रिजर्व रखने का, है ना, 5% जो था वो अलग है। ये क्या है, वेरिएशन ऑफ द रिजर्व रेशो। तो कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इस, जो भी इसके टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स हैं, यानी डिमांड डिपॉजिट्स, करंट सेविंग वगैरह जो कभी भी निकाले जा सकते हैं, टाइम डिपॉजिट्स यानी फिक्स डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स वगैरह जो लोगों के रखे हुए, टोटल जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसकी एक स्पेसिफाइड परसेंटेज वो सेंट्रल बैंक में रखना होती है कमर्शियल बैंक को, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन ऑफ द रिजर्व रेशो, तो ये उस रेशो को वेरिएशन करता रहता है, कभी परसेंटेज ऊपर नीचे करता रहता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल करे उस हिसाब से, है ना। अगर ये रेट, ये उस परसेंटेज को बढ़ा देगा, उस रेशो को बढ़ा देगा, रिजर्व रेशो को, तो बैंकों से पैसा
कमर्शियल बैंकों से स्टेट बैंक के पास आ जाएगा, तो इनके पास पैसा कम बचेगा कि लोन दें। इस तरह से ये मनी को कंट्रोल कर लेगा और इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा नहीं और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से ये होता है। चलिए जल्दी करते हैं, बहुत हो गया यार। उसके बाद है डिस्काउंट रेट पॉलिसी, शरह कटौती पॉलिसी। देखें वो हमने इस पढ़ा था ना कि वो क्या करता है कि जो फॉरेन बिल्स होते हैं, फॉरेन बिल्स जो हैं उसको डिस्काउंट करता है। कमर्शियल बैंक के जो फॉरेन बिल्स होते हैं उसको डिस्काउंट करके बैंकों को पैसा देता है ना। और मैं बताया था आपको कि जो जो वो अपना जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो वो डिस्काउंट करते हैं, उसकी भी डेट, उसकी मेच्योरिटी आई नहीं होती अभी, है ना। और बैंकों को पहले पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो वो स्टेट बैंक जो है वो उसको डिस्काउंट कर लेता है, ठीक है। The central bank is the lender of last resort to the commercial bank. Whenever commercial bank fails to get loans from other resources to stabilize their financial position, they present their treasury bills as first class bills to the central bank to get them rediscounted. ठीक है ना। बैंकों ने जो बिल डिस्काउंट किए होते हैं ना, बैंकों ने तो, कमर्शियल बैंक ने बिल ले लिया और पेमेंट कर दी किसी को और अपना सूद ले लिया, अब वो उनके पास रखे हुए। अब अगर बैंकों को ज़रूरत पड़ती है एक लोन की, तो बैंक उसको वो री डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट तो वो हुआ होता है पहले, बैंक कमर्शियल बैंक ने डिस्काउंट करके, ठीक है ना, और उसको 10% काट के, सही जब मैं बताया था आपको, 1 लाख का अगर बिल है तो बिल को जो देने वाला है उसको 90,000 दे दिया, 10,000 अपना सूद ले लिया। वो जो उसके पास डिस्काउंटेड बिल पड़े होते हैं तो वो फिर री डिस्काउंट करवा लेता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है कमर्शियल बैंक को स्टेट बैंक से, ठीक है ना। तो इसकी इसकी डिस्काउंटेड पॉलिसी वो क्या है, चेंजिंग दी री डिस्काउंट द सेंट्रल बैंक रिस्ट्रिक्ट द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना। अब इसका रेट कि वो कितना डिस्काउंट रेट हो, बढ़ा देगा। अगर ये डिस्काउंट रेट बढ़ा देगा तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक को कम पैसा मिलेगा, है ना। जो बिल था वो डिस्काउंटेड बिल, वो री डिस्काउंट तो हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी रेट बढ़ा देगा सेंट्रल बैंक, तो उस बिल के अगेंस्ट, अगर 1 लाख का बिल है तो उसको अगर 20% काट दिया तो 80% ही उसको मिल पाएगा, यानी कम पैसा मिलेगा उसको। और अगर ज़्यादा पैसा देना हो तो वो रेट कम कर देगा, है ना। ये कहलाता है डिस्काउंट रेट पॉलिसी, शरह कटौती पॉलिसी। यानी वो जो बिल डिस्काउंट कर रहा है कमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक, उसके रेट को के ज़रिए क्रेडिट को कंट्रोल करना, है ना। उसके रेट कम ज़्यादा करके क्रेडिट को, पैसे को, मनी को कंट्रोल करना, ठीक है। डिस्काउंट रेट पॉलिसी कहलाती है। खत्म ही नहीं हो रहा है तो। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन, तमस्कात की खुली खरीदो फरोख्त, ये भी बात हो चुकी है पहले। ये जो हैं ये ट्रेजरी बिल्स या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ये किसके होते हैं, ये होते हैं गवर्नमेंट के। इशू तो गवर्नमेंट करती है ये, लेकिन ये स्टेट बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है ना, स्टेट का बैंक है ना। देखें जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बैंक है, और स्टेट का बैंक है। जब स्टेट का बैंक है तो ये जो ट्रेजरी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल इशू करती है, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशू करती है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड वगैरह, तो वो स्टेट बैंक के थ्रू करती है। ये कहलाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जब जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है ना, जब लोन चाहिए होता है उसको, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट बैंक के थ्रू ये ट्रेजरी बिल्स फ्रॉड करती है, बेचती है कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक ये ले लेते हैं ट्रेजरी बिल, उनको सूद मिलता है, और इसके अगेंस्ट अपना चेक काट के दे देते हैं जो उनका अकाउंट होता है स्टेट बैंक में। तो वो पैसा जो है वो कमर्शियल बैंकों से स्टेट बैंक के पास आया था और वहाँ से गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। होते ये जो हैं ये सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स किसकी और पीआईबीज किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। लेकिन ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन कर रहा होता है, उनके बिहार पे स्टेट बैंक कर रहा होता है, क्योंकि वो स्टेट का बैंक है ना। तो इसके थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है तो ट्रेजरी बिल्स इशू कर देगा वो, और कमर्शियल बैंक ले लेंगे, कमर्शियल बैंक से पैसा जो है वो स्टेट बैंक के थ्रू गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। और अगर मार्केट में पैसा देना होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर स्टेट बैंक के थ्रू ट्रेजरी बिल दोबारा परचेज कर लेगी। जब ट्रेजरी बिल परचेज करेगी कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक ट्रेजरी बिल वापस कर देंगे और उसके बदले उनको कैश मिल जाएगा, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा,
ठीक है ना, ये कहलाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इससे फिर ये मनी कंट्रोल होती है। ये सारे काम किसके लिए, कि यही कि मनी कंट्रोल हो और ये जो गवर्नमेंट को जो जो उसकी फंड्स की ज़रूरत है वो कैसे पूरी हो, है ना, ये सारा कुछ देखना पड़ता है कि इतना भी ना हो कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाए कि ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाए। तो ये सारा ये कहलाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके अंदर ये ट्रेजरी बिल्स जो हैं और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, इसकी जो है वो सेल परचेज करता है स्टेट बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अच्छा, उसके बाद क्रेडिट रैशनिंग कहलाती है। क्रेडिट रैशनिंग क्या है, ज़र एतबार की राशनबंदी। देखें, हमने ये पढ़ा था कि स्टेट बैंक जो है कमर्शियल बैंक के जो बिल डिस्काउंट हुए होते हैं, कमर्शियल बैंक ने डिस्काउंट किए होते हैं, जिससे बिल लिया था उसको डिस्काउंट करता है ना। तो इसके ऊपर भी वो एक लिमिट लगा सकता है, तो ताकि ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें। द सेंट्रल बैंक राशंस क्रेडिट बाय लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ लोन्स विच कमर्शियल बैंक्स गेट ऑन दी री डिस्काउंटिंग ऑफ देयर बिल्स, है ना। यानी कि जो वो बिल को कमर्शियल बैंक री डिस्काउंट करा के जो पैसा लेता है सेंट्रल बैंक से, उसकी एक लिमिट लगा सकता है कि भाई इससे ज़्यादा तो स्टेट बैंक करेगा ही नहीं, उसको री डिस्काउंट नहीं करेगा। री डिस्काउंट तो क्या मतलब कि इतना मज़ीद जो है कमर्शियल बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर कमर्शियल बैंक जो है वो मज़ीद लोन नहीं करेगा। वो जो है ना वो कॉन्शियस हो जाएगा कि अब मुझे लोन नहीं करने, क्यों, क्योंकि क्रेडिट रैशनिंग हो गई है, अब मुझे जो है मेरा जो है ना बिल री डिस्काउंट नहीं करेगा स्टेट बैंक और मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए फिर वो अपना रोक देगा वो पैसा, आगे मज़ीद और ज़्यादा लोन नहीं देगा, ठीक है ना। इस तरह से ये क्रेडिट कंट्रोल होगा, ये कहलाती है क्रेडिट रेशनिंग। फिर मॉरल परसुएशन, इखलाकी तरगीब। स्टेट बैंक वैसे इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि ये ना करो, लेकिन उनको ये गाइडेंस देता है कि भाई आप जो है ना अनप्रोडक्टिव कामों के लिए जो है लोन ना दें खाम खा के, है ना, जो कि प्रोडक्शन ना हो रही हो खाम खा के लोन ना दें, है ना। समटाइम्स द सेंट्रल बैंक exerts moral pressure on the commercial bank to refrain from एडवांसिंग लोन फॉर नॉन एसेंशियल बैंक एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी कोई है नहीं और खाम खा लोन ना दें, ऐसी पर्पसेस के लिए लोन ना दें, ताकि जो है ना ये आपका मनी कंट्रोल हो, मनी की जो स्टॉक है वो ज़्यादा ना हो जाए और इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। ये भी एक तरीका, अखलाकी तरगीब ये भी करता है। फिर पब्लिसिटी, इश्तिहारबाजी, इसमें वो क्या करता है स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, मनी की मार्केट, ट्रेड की इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है, अपनी बैलेंस शीट कि उसके क्या बैलेंसेस हैं, ताकि पता लगे कि क्या मनी की पोजीशन है, और ताकि जो कमर्शियल बैंक है वो उस तरह से फिर अपनी जो है सिम ठीक कर लें। डायरेक्ट एक्शन, रासत इकदाम। समटाइम्स दी सेंट्रल बैंक टेक्स डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द शेड्यूल बैंक। डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट विच डू नॉट फॉलोअर्स इंस्ट्रक्शन एंड एडवांस लोन्स नॉन एसेंशियल। जो ऐसे बैंक है जो नॉन एसेंशियल, जो गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए लोन दिए जा रहे हैं जो बैंक, तो उस पर वो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है सेंट्रल बैंक, है ना। और फिर वो क्या करेगा, वो इट रिफ्यूज़ लोन टू, वो बाकायदा फिर रोक ही देगा और उनकी बिल री डिस्काउंट करेगा ही नहीं री डिस्काउंट करके फिर उनको जो लोन देगा ही नहीं फिर, है ना। इस तरह से उनको डायरेक्ट कंट्रोल भी कर सकता है अगर बैंक उनकी बात नहीं मान रहे तो। और पेनल्टीज़ भी लगाता है बैंक फिर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स पे, क्योंकि सारा ये कंट्रोलर है तमाम बैंकों का। चेंजिंग दी मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मुख्तमम शराइत में तब्दीली। ये होता है कि फ़र्ज़ किया कि अगर आप जो है बैंक में लोन लेने गए और आपने फ़र्ज़ किया कि ना 1 करोड़ का आपका घर है, तो आपने एक एक से कि एक 10 लाख की आपकी कोई प्रॉपर्टी है, 10 लाख का कोई फ्लैट है, और आप लोन लेने गए और उस पर जो है मार्जिन है 10% का। तो 10% का मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आपका 10 लाख का वो घर था, तो 10% अगर मार्जिन है तो आपको 9 लाख रुपए लोन मिल सकता है, ठीक है ना। और अगर ये मार्जिन बढ़ा के 20% कर दिया जाए, तो अगर 10 लाख का घर था तो आपको 10 लाख में से 2 लाख कम करके 8 लाख लोन मिलेगा। अगर इस मार्जिन को बढ़ा के 50% कर दिया जाए, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू अगर 10 लाख है, तो उस पर आपको फिर लोन सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट से जब जब स्टेट बैंक चाहता है कि जी पैसा ज़्यादा है लोगों के पास, डिप्रेशन है, पैसा है नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी चले, तो फिर क्या करता है स्टेट बैंक, फिर वो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है ना। यानी कि 10 लाख की प्रॉपर्टी पे अगर 5% अगर कर दिया, तो आपको 9,50,000 मिल जाएगा, है ना, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। और अगर रोकना हो पैसा, मनी को कंट्रोल करना हो, तो फिर क्या हुआ कि फिर वो इस रेट को, मार्जिन को बढ़ा देगा, है ना, ताकि लोगों को प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, सिक्योरिटी के अगेंस्ट जितनी उसकी वैल्यू है उससे कम पैसा मिले, ठीक है। इस तरह से फिर ये आपकी मनी कंट्रोल होती है। काम ही ये असल क्या कि मनी कंट्रोल हो और खामखा का इन्फ्लेशन ना हो। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, दूसरा क्या है,
सार्फिन के कर्ज़ों का ज़ाब्ता, यानी ये जो मुख्तलिफ जो बैंक्स जो हैं वो क्या करते हैं, देते हैं ना इस रेफ्रिजरेटर के लिए लोन, टीवी के लिए लोन, कार किस्तों पे ये वगैरह वगैरह। तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है कि स्टेट बैंक कहता है कि जी आप एक तो डाउन पेमेंट बढ़ाओ, है ना? जब डाउन पेमेंट बढ़ाओगे और किस्तें कम करो, ताकि इस तरह से ये क्रेडिट कंट्रोल हो जाए। यानी जो कंज्यूमर गुड्स जो लोग ले रहे हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार्स वार्स ले रहे हैं, तो इसके अंदर वो अपना पैसा भी लगाएं और किस्तें भी कम हो, तो ताकि बहुत ज़्यादा जो है पैसा मार्केट में ना आ जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। ठीक है, इस तरह से ये सारे फंक्शंस हो गए आपके सेंट्रल बैंक के भी। तो ये सवाल नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया।